नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विथ रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान एक परिचय के बारे में जाना था, समझा था। आज के वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के इतिहास को जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साइकोलॉजी विथ रजनी माय चैनल नेम, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मनोविज्ञान एक परिचय। हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो आज का टॉपिक है मनोविज्ञान का इतिहास है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मनोविज्ञान के इतिहास को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक पूर्व वैज्ञानिक काल है और एक उत्तर वैज्ञानिक काल है। लेकिन हम मनोविज्ञान के इतिहास को जानने से पहले हम लोग एक बहुत ही बड़े दार्शनिक हैं एविंग हॉर्न्स, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एविंग हॉर्न्स कौन थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अधिकांश समय उनका रूस में बीता और उनका जो समय है वो 1850 से 1909 है। आगे चलकर वो बर्लिन के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते हैं। तो एविंग हॉर्न्स को हम लोग क्यों जानते हैं और एविंग हॉर्न्स को क्यों पढ़ना ज़रूरी है? एविंग हॉर्न्स ने ही इतिहास को, मनोविज्ञान के इतिहास को दो पार्ट में बांटा था। और एविंग हॉर्न्स के अनुसार मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो काफ़ी छोटा है, परंतु उस मनोविज्ञान का जो अतीत है वो काफ़ी लंबा है। उन्होंने ऐसा कहा था। साथ ही साथ मनोविज्ञान एविंग हॉर्न्स को लगभग 2300 वर्ड शब्दों का प्रयोग मनोविज्ञान में किया है, जो व्यर्थ है, बेकार है, रूड है, प्राचीन है, आउटडेटेड है। यानी कि 2300 शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से भी जाना जाता है। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि लगभग 2300 बेकार शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो एविंग हॉर्न्स ने किया था। इनका तर्क था कि ये शब्द कहीं न कहीं विपरीत अर्थ में, सार्थक अर्थ में मनोविज्ञान को परिभाषित करते हैं, और अगर ये शब्द मनोविज्ञान को परिभाषित करते हैं तो इन शब्दों का यूज़ मनोविज्ञान में करना चाहिए। ये इनका तर्क था। लेकिन इनसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है कि लगभग 2300 बेकार शब्दों का प्रयोग किसने किया? तो एविंग हॉर्न्स ने किया है। और यह पीजीटी साइकोलॉजी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। स्टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है। आगे जो है, उन्होंने मनोविज्ञान के इतिहास को दो वर्गों में बांटा था। पहला है पूर्व वैज्ञानिक काल और दूसरा है उत्तर वैज्ञानिक काल। एविंग हॉर्न्स के अनुसार मनोविज्ञान को उन्होंने दो पार्ट में बांटा है, मनोविज्ञान का इतिहास और अतीत। उन्होंने मनोविज्ञान को, इतिहास को बहुत ही छोटा कहा है और अतीत को बहुत ही लंबा कहा है। उनके अनुसार मनोविज्ञान के इतिहास के अनुसार जिनके साक्ष्य प्रमाण को आज हम पढ़ रहे हैं उसे ही हम इतिहास कहते हैं। यानी कि 16वीं सदी से लेकर आज तक का इतिहास, यानी कि लगभग 500 सालों का इतिहास। जैसा कि आप सबको पता है कि 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। वो एक टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता था। मनोदर्शन एक शाखा का नाम था जो दर्शन शास्त्र के एक टॉपिक के रूप में हम लोग जानते थे। लेकिन मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में 16वीं सदी के बाद से पढ़ा जाने लगा, उसका लिखित वर्णन मिलने लगा, और उसके बाद से ही हम उसे इतिहास मानते हैं। यानी कि 16वीं सदी से लेकर आज तक का जो मनोविज्ञान के बारे में जितनी भी रिसर्च हुई, जितनी भी बातें हुई, जो भी इसमें विकास हुआ, वो सारा इसका इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब वे प्राचीन कालीन घटनाएं जिनका लिखित प्रमाण नहीं है, जो ईसा पूर्व या प्राणी जन्म से लेकर 16वीं सदी यानी 1590 तक, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मनोविज्ञान जो है वो मानव जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। तो मानव जन्म, प्राणी जन्म से लेकर 16वीं सदी, इससे पहले 4 या 5 सदी में दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन वो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, उसे एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ा जाता था। तो इसीलिए हम उसका कोई लिखित वर्णन नहीं है अलग से, इसीलिए हम इसे अतीत मानते हैं और इस अतीत को बहुत ही लंबा मानते हैं। किसके अनुसार? तो एविंग हॉर्न्स के अनुसार।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है वो ये है कि एबिंगहॉस जो लगभग 2300 विकास शब्दों का प्रयोग किए हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि लगभग 2300 शब्दों का विकास शब्दों का प्रयोग किसने किया, तो एबिंगहॉस ने किया। और उनका तर्क क्या था, और एबिंगहॉस ने मनोविज्ञान के इतिहास को कितने पार्टों में बांटा, तो पूर्व वैज्ञानिक काल और उत्तर वैज्ञानिक काल। उनके अनुसार मनोविज्ञान का इतिहास क्या था और अतीत क्या है। उनके अनुसार मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा और अतीत बहुत लंबा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान के इतिहास में और क्या क्या बताया गया है। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी यानी श्रेणियाँ या प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्व वैज्ञानिक काल, जिसे हम प्री साइंटिफिक पीरियड भी कहते हैं, और दूसरा जो है उत्तर वैज्ञानिक काल, जिसे हम पोस्ट साइंटिफिक एज भी कहते हैं। समय पहले हम लोग पूर्व वैज्ञानिक काल को पढ़ लेते हैं, जिसका समय है ईसा पूर्व से लेकर 1878 तक। यानी कि 1878 के बाद आप 1879 का जो समय है वो विलियम वुंट का समय माना जाता है। और जो भी उसमें विकास हुआ, एक तरह से आपको समझो कि एक नए मनोविज्ञान का विकास तो 1879 के समय से ही माना जाता है। तो ईसा पूर्व से लेकर के 1878 तक के समय को पूर्व वैज्ञानिक काल कहते हैं, जिसके समर्थक हैं प्लेटो, अरस्तु, देकार्टे या डेकार्टे, गोएकल, सुकरात। सुकरात कौन थे, तो प्लेटो और अरस्तु के गुरु थे। और हिप्पोक्रेट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट भी बताए गए हैं। स्टेटमेंट में देकार्ते का स्टेटमेंट है कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष गुण या विचार होते हैं। हिप्पोक्रेट्स लगभग 400 BC में थे, और उनका वो एक यूनानी चिकित्सक थे। और उन्होंने जो प्रयोग किए थे और उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था टाइप अप्रोच, उपागम, व्यक्तित्व का शरीर गठन सिद्धांत यानी बॉडी फॉर्मेशन थ्योरी दिया था। साथ ही साथ व्यक्तित्व के 4 शारीरिक द्रव्य और व्यक्तित्व का प्रक्रियात्मक उपागम हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। तो आगे हम लोग एक बार देखते हैं कि जो हमारे जो प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, डेकार्टे हैं, गोएकल हैं, सुकरात हैं, इन लोगों ने मनोविज्ञान में अपने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। अपनी कुछ जो उन्होंने रिसर्च किया था, उनकी जो रिसर्च है उनके बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया था, क्या क्या कोटेशन दिए थे। पूर्व वैज्ञानिक काल के मनोविज्ञान के वैज्ञानिक के विचारधाराओं के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं, जिसमें मैंने जॉन लॉक के बारे में लिखा हुआ है, रूसो के बारे में, स्पेंसर और देकार्टे के बारे में। जॉन लॉक जो थे वो ग्रीक यानी यूनानी दार्शनिक थे। रूसो भी कौन थे, तो ग्रीक और यूनानी दार्शनिक थे। और स्पेंसर कौन थे, तो ग्रीक दार्शनिक थे। और देकार्ते भी ग्रीक दार्शनिक थे। यानी कि ये चारों जो थे वो ग्रीक दार्शनिक थे। इस समय तक भारत में मनोविज्ञान का विकास नहीं हुआ था। तो यह सारे के सारे जो दार्शनिक है सभी के सभी ग्रीक यानी कि यूनानी हैं। तो सबसे पहले हम लोग जॉन लॉक का स्टेटमेंट देखते हैं। उन्होंने कहा था कि जो शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो टेबुला रासा के समान होता है, यानी कोरी स्लेट के समान, जिसे हम ब्लैंक स्लेट की भी कह सकते हैं। ब्लैंक स्लेट जिसमें कि कुछ नहीं लिखा होता है, हम उसे जैसा सिखाते हैं, जैसा पढ़ाते हैं, वो वैसा ही बनता है। रूसो जो एक महान दार्शनिक है, उनकी एक बुक है इमाइल। जो रूसो जो थे एक प्रकृतिवादी थे, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था या फिर कोटेशन दिया था, यह दिया था कि बालक जन्म से तो अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज उसके स्वभाव को बुरा बना देती है। इनके कहने का मतलब, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अच्छे स्वभाव का होता है, सामाजिक रूप से उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज में रहने लगता है, तो समाज का प्रभाव उसके स्वभाव पर पड़ता है, और बुरा वातावरण या फिर बुरा सामाजिक वातावरण उसे बुरा बना देता है, उसके स्वभाव को बुरा बना देता है। स्पेंसर जो एक ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जो कोटेशन दिया, उनके अनुसार बालक जन्म से स्वार्थी, आक्रामकशील होता है, परंतु समाज उसे सामाजिक बना देता है।
उनके कहने का मतलब जब बालक जन्म लेता है तो थोड़ा स्वार्थी होता है। वो अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ही पॉसेसिव होता है। जो उसे उसकी चीज़ है वो उसकी ही होती है। वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, परंतु समाज उसे सामाजिक बना देता है। यानी परंतु समाज में रह कर के उसे समझ में आता है कि हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और किस तरह से हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। और अगर समाज का वातावरण अच्छा है तो वो एक अच्छा प्राणी बन जाता है, एक अच्छा बालक बन जाता है, एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। डेकार्टे का जो स्टेटमेंट है वो हम पहले भी पढ़ चुके कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष वैचारिक दृष्टिकोण या विचारधारा होती है। जैसे कि हर व्यक्ति जन्म के साथ अपनी एक अलग विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है, जीवन यापन करता है। तो हम लोग इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि रूसो और स्पेंसर का जो कोटेशन है, जो स्टेटमेंट है, एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। रूसो का के कथन के अनुसार बालक जन्म से अच्छा होता है, परंतु समाज का प्रभाव उसे समाज जैसा रहता है उसके अनुसार वैसा बना देता है। अगर समाज का व्यवहार बुरा होता है तो उसके स्वभाव को भी, बच्चे के स्वभाव को भी बुरा बना देता है। परंतु जो स्पेंसर थे उनका कहना था कि बालक जो होता है जन्म से जिद्दी होता है, स्वार्थी होता है, आक्रामणशील होता है, परंतु समाज में रह कर के उसे व्यवहार करना, सामाजिक रूप से व्यवहार करना उसे सिखा देता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और साथ ही साथ ये देख लेते हैं कि आज के इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चंस बनता है वो है एविंग हॉर्न्स से रिलेटेड कि लगभग 2300 विकार शब्दों का प्रयोग किसने किया, तो एविंग हॉर्न्स ने किया। उनका काल कौन सा यानी कि समय क्या है, तो 1850 से 1919 है। और हम नेक्स्ट जो है कि जो विकार शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में किया, जो व्यर्थ है, बेकार है, रूड है, प्राचीन है, आउटडेटेड है, लगभग 2300 शब्द हैं। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं कि एविंग हॉर्न्स ने कितने शब्दों का इस्तेमाल किया, तो 2300 शब्दों का इस्तेमाल किया। वो कैसे शब्द थे, तो वो शब्द बेकार थे, व्यर्थ थे, रूड थे, प्राचीन थे, आउटडेटेड थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि एविंग हॉर्न्स के अनुसार उन्होंने इतिहास को, मनोविज्ञान के इतिहास को कितने पार्टों में बांटा, तो मनोविज्ञान के इतिहास को उन्होंने 2 पार्टों में बांटा, पूर्व वैज्ञानिक काल और उत्तर वैज्ञानिक काल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है पूर्व वैज्ञानिक काल का समय क्या है, तो पूर्व वैज्ञानिक काल को हम प्री साइंटिफिक पीरियड भी कहते हैं और इनका जो समय है ईसा पूर्व से लेकर के 1878 तक। और पूर्व वैज्ञानिक काल का के समर्थक कौन कौन हैं, तो प्लूटो हैं, अरस्तु हैं, डेकार्टे हैं, गोयकल हैं, सुकरात हैं, हिप्पोक्रेट्स हैं। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे, गोयकल और सुकरात किस काल के कवि हैं, तो हम इसे कहेंगे कि वो पूर्व वैज्ञानिक काल के कवि हैं। यहाँ पर डेकार्टे का स्टेटमेंट दिया गया है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस बन सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं, यह किसका स्टेटमेंट है, तो यह डेकार्टे का स्टेटमेंट है। हिप्पोक्रेट्स ने उन्होंने कौन कौन से उपागम दिए, तो व्यक्तित्व का प्रक्रियात्मक उपागम यानी टाइप अप्रोच उपागम दिए हैं। व्यक्तित्व का शरीर गठन सिद्धांत उन्होंने दिया हुआ है और व्यक्तित्व के 4 शारीरिक द्रव्य उन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि शिशु का मस्तिष्क टेबुलर रासा किसने कहा, तो जॉन लॉक ने कहा। कोरी स्लेट किसने कहा, तो जॉन लॉक ने कहा। ब्लैंक स्लेट की संज्ञा किसने दी, तो जॉन लॉक ने दी। रूसो की बुक का नाम क्या है, तो इमाइल है। रूसो कैसे दार्शनिक थे, तो प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। और जन्म से तो उनका स्टेटमेंट क्या है, तो बालक जन्म से अच्छा होता है परंतु समाज उसे बुरा बना देता है। स्पेंसर कौन थे, तो ग्रीक दार्शनिक थे और उनके स्टेटमेंट के अनुसार बालक जन्म से स्वार्थी और आक्रामणशील होते हैं परंतु समाज उसे सामाजिक बना देता है। तो दोस्तों,
आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा, और आज के वीडियो में मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।